दर्शकों, आज पूरी दुनिया देख रही होगी कि किस तरह जासूसी एजेंसियां युद्ध का रुख बदल देती हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम बार बार सामने आ रहा है। कहा जाता है कि मोसाद के एजेंट दुश्मन देशों के अंदर घुसकर सालों तक छुपे रहते हैं और उनकी सरकार, सेना और परमाणु कार्यक्रम तक की पूरी जानकारी जुटाकर इजराइल को देते हैं। इतिहास में कई और भी ऑपरेशन हुए जहां दुश्मन देश के अंदर बैठे एजेंटों ने ऐसी जानकारियां दी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ इजराइल के पास ही ऐसे खतरनाक जासूस हैं? क्या अन्य देश या भारत के पास कोई ऐसा जासूस नहीं थे या है जो दुश्मन देश के अंदर घुसकर सालों तक उनकी सेना में रहकर जासूसी करते रहे? दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक जासूस की हकीकत बताने जा रहे हैं। एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन देश पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसकर 7 साल तक भारत के लिए काम किया। एक ऐसा एजेंट जिसे पाकिस्तान की सेना अपना ही अधिकारी समझती रही, लेकिन असल में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे बड़ा और खतरनाक जासूस था। कोड नेम ब्लैक टाइगर। एक भारतीय युवक जिसने अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ देश के लिए। लेकिन इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यातनाओं से भरा हुआ, प्रताड़नाओं से भरा हुआ, यानी आपका दिल हिल जाएगा। क्योंकि जिस देश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आखिर में उसी देश ने उसे भुला दिया। मजबूरी थी। यह है भारत के सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर की हकीकत। नमस्ते, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम रॉ सीक्रेट देख रहे हैं। दरअसल 23 नवंबर 2001 पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल, सीलन से भरी हुई एक छोटी सी कोठरी, और उस कोठरी में बैठा एक आदमी और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दर्शकों, पूरे 16 साल वो उसी अंधेरी कैद में था। टॉर्चर से उसका शरीर टूट चुका था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसका हौसला अब भी भारत मां के लिए जिंदा था। उस रात पाकिस्तानी अधिकारी आखिरी बार उससे सामना करते हैं और पूछते हैं, बताओ तुमने भारत को कितनी जानकारियां दी? वो आदमी हल्के से मुस्कुराता है और थकी हुई आंखों से उन्हें देखा और धीमी आवाज में बोला कि जितनी तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। कुछ ही घंटों बाद वो आदमी इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। न कोई सलामी, न कोई पहचान, बस एक पाकिस्तान की एक गुमनाम जेल में एक अनजान मौत। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत की खबर भारत को 3 साल बाद मिली। और जब भारत सरकार को पता चला कि वो शख्स कौन था, वो पूरी खुफिया एजेंसी सन्नाटे में डूब चुकी थी इस दौरान। क्योंकि वो कोई साधारण कैदी नहीं था, वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक। वही जासूस जो 7 साल तक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर भारत को ऐसी खुफिया जानकारी भेजता रहा जिसने पाकिस्तान की कई खतरनाक साजिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक हिंदू लड़का पाकिस्तान की सेना में भर्ती कैसे हो गया? उसने अपनी असली पहचान सालों तक कैसे छुपाई और कैसे एक महिला से अपनी शादी कर ली? और आखिरी बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे पकड़ लिया। आज की ये कहानी भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, एक ऐसी जासूस की कहानी जो कभी किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड के स्पाई फिल्म से ज्यादा रोमांचक और खतरनाक है। दर्शक, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से। 1952 में श्री गंगानगर राजस्थान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रविंद्र कौशिक रखा जाता है और पिता
उनके एक स्कूल में टीचर थे, माँ गृहिणी थी। बचपन से ही रविंद्र बेहद तेज और साहसी थे। ध्यान से सुनिएगा, स्कूल में जब सब बच्चे क्रिकेट खेलते थे तब रविंद्र देशभक्ति की किताबें पढ़ते थे। जब दोस्त फिल्में देखते थे तब रविंद्र भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुनते थे। देशभक्ति का जज्बा कतरे कतरे में भरा हुआ था। दर्शकों, 1971 आते आते रविंद्र एक जवान युवक बन चुके थे। तभी भारत पाक बीच युद्ध छिड़ जाता है, यानी पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। रविंद्र का दिल भी देश के लिए कुछ खास करने को मचल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन रविंद्र को एक खास बुलावा आता है दिल्ली में रॉ के ऑफिस से। जब वो वहां पहुंचते हैं तो सामने बैठे अधिकारी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर एक सवाल पूछा जाता है, क्या तुम देश के लिए अपनी जान दे सकते हो? दर्शकों, रविंद्र बिना सोचे समझे जवाब देते हैं, जी सर, बिल्कुल। अधिकारी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो फिर अपनी पहचान दो। रविंद्र समझ नहीं पाते हैं। अधिकारी आगे कहते हैं कि हमें तुम्हें पाकिस्तान भेजना है, लेकिन भारतीय के रूप में नहीं, पाकिस्तानी के रूप में भेजना है। क्या तुम तैयार हो? उस पल रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक हिंदू लड़के को मुस्लिम बनाना इतना आसान नहीं था। उसे सिर्फ उर्दू नहीं सीखनी थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी जीनी थी। अगले 4 साल रविंद्र की जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है, और ये ट्रेनिंग किसी फिल्म से कम नहीं थी। 1972 से 1975 तक पूरे 4 साल रविंद्र कौशिक गायब हो जाते हैं। परिवार को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया। दर्शकों, रॉ का ये गुप्त मिशन जहां रविंद्र को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी। ये था एक पूरी पहचान का निर्माण का पहला कदम, जिसमें सीखना था सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सोचना भी उर्दू में था। रविंद्र दिन रात उर्दू की किताबें पढ़ते, उर्दू की शायरी याद करते और उर्दू में ही बिजी रहते। दूसरा कदम इस्लाम को समझना था। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कुरान की आयतें, रमज़ान की रीति रिवाज, मुस्लिम त्योहारों पर सब कुछ परफेक्शन के साथ सीखना था। तीसरा कदम पाकिस्तानी एजेंट, वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि लाहौर के अंदाज में बोलना सीखते थे। पंजाबी लहजा, पाकिस्तानी गलियाँ यानी पाकिस्तान की गालियाँ भी, वहाँ के संगीत, मुहावरे, तमाम सारी चीज़ें तो सीखते थे। चौथा कदम, एक नई जिंदगी। रॉ ने उनके लिए एक पूरी फर्जी बैकग्राउंड तैयार कर दिया। नाम नबी अहमद शकीर, जन्म स्थान लाहौर, पाकिस्तानी पिता अहमद शकीर, व्यापारी। कहानी 1947 में पार्टीशन के दौरान परिवार भारत से पाकिस्तान गया था। इतना ही नहीं, रॉ ने पाकिस्तान में उनके डॉक्यूमेंट भी बनवा दिए, स्कूल के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि एक फर्जी परिवार भी था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। दोस्तों, अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली परीक्षा तब आने वाली थी जब रविंद्र को पाकिस्तान की धरती पर कदम रखना था। एक गलती, एक शक और सब कुछ खत्म। और वो पल आ ही गया। 1975 का वो साल जब रविंद्र कौशिक नबी अहमद शकीर बन चुके थे। लंबी दाढ़ी रखी हुई, पाकिस्तानी कपड़े, उर्दू पंजाबी लहजा परफेक्ट। एक रात अंधेरी सीमा के पास एक युवक रविंद्र आखिरी बार भारतीय धरती को देखता है, चूमता है। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। रॉ अधिकारी उनसे कहते हैं कि याद रखना, उधर तुम भारतीय नहीं हो, अब तुम नबी अहमद शकीर हो। एक पल के लिए वो भूल गए तो जिंदगी नहीं बचेगी। रविंद्र सर हिलाते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो पाकिस्तान की ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। पहले कुछ दिन वो लाहौर में बिताते हैं,
छोटे छोटे काम किए ताकि किसी को शक न हो सके। फिर धीरे धीरे लोकल लोगों से दोस्ती बनाई, लेकिन असली प्लान तो कुछ और ही था। रविंद्र को पाकिस्तानी आर्मी में घुसना था, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक खबर मिली कि पाकिस्तानी आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रही है। रविंद्र ने तुरंत अप्लाई किया। इंटरव्यू के दिन जब वो आर्मी ऑफिस पहुंचे तो सामने बैठे पाकिस्तानी अधिकारी ने पूछा, नवी अहमद शकील, तुम आर्मी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? रविंद्र ने बिना हिचके जवाब दिया, सर मैं हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता हूँ। 1947 में पार्टीशन के दौरान मेरे परिवार पर बहुत जुल्म हुए थे। मैं भारत को तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अधिकारी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये लड़का तो पक्का देशभक्त है। और इस तरह रविंद्र कौशिक यानी नवी अहमद शकील पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू होने वाला था। अब सोचिए, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहने हुए, हर पल खतरा, हर पल मौत, एक गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन रविंद्र कौशिक ने जो किया वो किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होने के बाद रविंद्र की असली चुनौती शुरू हो जाती है। वो रोज सुबह उठते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल था कि कैसे जानकारी इकट्ठा करूं और भारत तक पहुंचाऊं। शुरुआत में रविंद्र ने छोटी छोटी जानकारियां भेजी, किस यूनिट में कितने जवान हैं, कहां वेपन स्टोर है, बॉर्डर पर कितनी सुरक्षा है। लेकिन रॉ को ये काफ़ी नहीं लगा। उन्हें चाहिए था कि टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और रविंद्र ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी में तरक्की पाने के लिए सिर्फ वफादारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्किल भी चाहिए। रविंद्र पहले से ही एजुकेटेड थे, तेज दिमाग के थे। उन्होंने बेहद मेहनत की, ट्रेनिंग में हमेशा टॉप रहे, सीनियर्स को इम्प्रेस किया और धीरे धीरे उनकी तरक्की होने लगी। 1977 में वो आर्मी में लायंस नायक बने, 1969 में नायक और 1981 में उन्हें एक पोस्टिंग मिली सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट में। दोस्तों, ये वो यूनिट थी जहां पाकिस्तान की सारी गुप्त जानकारियां आती थी। भारत के खिलाफ प्लान बनते थे, सीक्रेट कोड्स थे, मैसेज थे, सब कुछ था। यानी रविंद्र कौशिक अब सोने की खान पर बैठ चुके थे। अगले 2 साल उन्हें ऐसी ऐसी जानकारियां भारत को भेजी कि रॉ भी इस जानकारी को देखकर हैरान रह गया। जैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी, बॉर्डर पर पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर की लोकेशन, पाकिस्तानी आर्मी के कम्युनिकेशन कोड्स, टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप्स की डिटेल्स, भारत पर ब्लंड अटैक की एडवांस इंफॉर्मेशन। दर्शकों, एक बार तो रविंद्र ने ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भारत को दी कि पाकिस्तान के एक बड़े अटैक को रोक दिया, इसमें हजारों भारतीय सैनिकों की जान जा सकती। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा खतरा भी था, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान की ISI को शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अंदर घुसा हुआ है, कोई जो भारत को जानकारियां दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं था जब रविंद्र कौशिक के चारों तरफ जाल कसना शुरू हो चुका था। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है। रविंद्र कौशिक सिर्फ जासूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी भी जी रहे थे। उन्हें पाकिस्तान में नॉर्मल दिखना था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान की आर्मी में लगने के बाद उन्होंने 1969 में पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली, जिसका नाम अमानत था। अमानत को कुछ खास पता नहीं था कि उसका पति असल में कौन है। उसे लगता था कि नवी अहमद शकील एक लॉयल पाकिस्तानी सैनिक है। रविंद्र को रोज़ सुबह उठकर अपनी पत्नी से प्यार से बात करनी पड़ती, घर का ख्याल रखना पड़ता, नॉर्मल पति की तरह बिहेव करना पड़ता। लेकिन रात को जब वो सब सो जाते थे, तब वो सीक्रेट मैसेज भारत को भेजते थे। सोचिए कितनी मुश्किल होगा। एक तरफ अपनी वाइफ, दूसरी तरफ अपना मिशन, तीसरी तरफ 1981 में उनकी एक बेटी भी
उनकी पत्नी के पैदा हुई। अब रविंद्र एक पिता भी बन चुके थे। अपनी बेटी को गोद में लेते, उसे प्यार करते, लेकिन दिल में जानते थे कि ये सब कुछ झूठ है। ये जिंदगी उनकी नहीं है, ये भारत माँ की है। दर्शकों, लेकिन मिशन के लिए ये सब जरूरी था। अब तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में 7 साल पूरे कर चुके थे। 7 साल दुश्मन की वर्दी पहनकर, दुश्मन की भाषा बोलकर, दुश्मन की तरह जीकर, लेकिन दिल में अब भी वही भारतीय सैनिक का सैन्य बल धड़क रहा था। और फिर 1983 का वो काला साल। अब तक पाकिस्तान की आईएसआई को पक्का शक हो चुका था कि उन्हें पता था कि कोई है जो अंदर से जानकारियां भारत को दे रहा है, और अब वो हर किसी पर नजर रखना शुरू कर चुके थे। रविंद्र कौशिक के चारों तरफ जाल कसना शुरू हो चुका था। 1983 में पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन मोल हंट, यानी चूहा पकड़ो। हर सैनिक की बैकग्राउंड को चेक किया जाने लगा। हर आदमी पर पाकिस्तान की सेना में नजर रखी जाने लगी। फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाने लगे, लेटर्स चेक किए जाने लगे। रविंद्र को पता था कि खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को मैसेज भेजा कि सिचुएशन क्रिटिकल में, नीड एक्सट्रैक्शन सून, यानी हालत गंभीर है, जल्द निकाला पड़ सकता है। लेकिन रॉ ने जवाब दिया कि होल्ड पोजीशन, एंटर टू वैल्यूएशन, यानी अपनी जगह बने रहो, जानकारी बहुत कीमती है। रविंद्र समझ गए कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रविंद्र अपनी ड्यूटी पर थे, सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे थे। तभी अचानक 2 आईएसआई एजेंट वहां आते हैं। उन्होंने कहा कि नबी अहमद शकील, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, कुछ सवाल पूछने हैं। रविंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत किया? आईएसआई एजेंट ने कहा, बस रूटीन चेकिंग है, चलो। रविंद्र को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ पहले से ही 3-4 आईएसआई ऑफिसर बैठे हुए थे। इंटरोगेशन शुरू होता है। तुम्हारा नाम क्या है? नबी अहमद शकील। जन्म कहाँ हुआ? लाहौर। पिता का नाम अहमद शकील। 1947 में तुम्हारा परिवार कहाँ था? अमृतसर, भारत में। पार्टीशन के दौरान यहाँ आए। सवाल जवाब चलते रहे। घंटों तक रविंद्र ने हर सवाल का परफेक्ट जवाब दिया। आईएसआई ऑफिसर इम्प्रेस्ड लग रहे थे, लेकिन तभी एक ऑफिसर ने एक सवाल पूछा जो रविंद्र की जिंदगी बदल देने वाला था। नबी, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? रविंद्र ने तुरंत जवाब दिया, फातिमा बीवी। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि झूठ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में तुम्हारी माँ का नाम आयशा बेगम है। दोस्तों, वो एक छोटी सी गलती, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। रविंद्र समझे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया था। रविंद्र ने खुद को संभालते हुए कहा कि सर सॉरी, मैं नर्वस हो गया था। माँ का नाम आयशा बेगम है, फातिमा मेरी दादी का नाम था। लेकिन दर्शकों, आईएसआई ऑफिसर को शक हो चुका था। उन्होंने रविंद्र को वहीं रोक लिया। उनके घर पर रेड डाली गई, हर कोना छान लिया गया। फिर मिल गई एक छुपी हुई डायरी जिसमें कोर्स लिखे हुए थे, सीक्रेट मैसेज थे, इंडिया से कांटेक्ट के निशान थे। दर्शकों, आईएसआई ऑफिसर की आंखें हैरानी से फैल गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उनके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि भारत का एक खतरनाक जासूस है। रविंद्र कौशिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पाकिस्तान की एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में डाल दिया गया। इसके बाद कई दिनों तक उनसे बेरहमी के साथ पूछताछ की गई। बार बार वही सवाल गूंजते रहे, तुम्हारा असली नाम क्या है? रविंद्र चुप। तुम्हें भारत से किसने भेजा है? रविंद्र फिर भी चुप। भारत को कितनी जानकारियां पहुंचाई हैं, लेकिन इस बार भी उनके होठ नहीं खुले। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉट्स भी दिए गए। कई घंटों तक पानी में डुबोया भी गया, भूखा प्यासा भी रखा गया।
लेकिन रविंद्र कौशिक के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हर यातना के बाद भी उनका कोई संकल्प नहीं तोड़ पाया। पाकिस्तानी अधिकारी गुस्से से बौखला उठे। तब उन्होंने एक और चाल चली और रविंद्र की पत्नी अमानत को वहां बुला लिया। अमानत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी के साथ वो जिंदगी बिता रही थी वो असल में एक भारतीय जासूस हो सकता है। आईएसआई अधिकारियों ने उससे कहा कि तुम्हारा पति भारत का एजेंट है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। यह सुनकर अमानत टूट गई थी। कांपती हुई आवाज में उसने रविंद्र से पूछा, क्या यह सच है? रविंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और शायद ये पहली बार उनकी आंखों में नमी उतर आई। कुछ पल खामोश रहने के बाद उन्होंने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे लिए मेरा देश भारत सबसे पहले है। दर्शकों, अमानत की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाए वहां से रोती हुई चली गई। रविंद्र कौशिक खामोश खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। उस पल उन्हें एहसास हो गया था कि शायद यह अपनी बेटी को देखने का आखिरी मौका था। वो जानते थे कि अब उनकी जिंदगी का रास्ता जेल की अंधेरी दीवारों और यातनाओं के बीच खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद 1985 में रविंद्र कौशिक का मुकदमा पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो गया था। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जासूसी, देशद्रोह और दुश्मन देश के लिए खुफिया जानकारी भेजने के। अदालत में उनके खिलाफ कई सबूत पेश किए गए। इनमें एक डायरी भी शामिल थी जिसमें गुप्त कोड, संदेश और भारत से संपर्क के संकेत भी मिले थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा था जब जज ने पूछा, नबी अहमद शकीब, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, क्या तुम अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हो? उस पल रविंद्र कौशिक सीधे खड़े हो गए। उन्होंने बिना किसी डर के कहा, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है, मैं भारतीय हूँ और मैंने अपने देश के लिए जो किया उस पर मुझे गर्व है। उनकी ये बात सुनते ही पूरा अदालत कक्ष कुछ पल के लिए खामोश हो गया। इसके बाद जज ने फैसला सुनाया, मौत की सजा। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा। भारत की ओर से भी कूटनीतिक स्तर पर मामला उठाया गया। बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने आखिरकार मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन ये कोई राहत नहीं थी। पाकिस्तान की जेलों में उम्र कैद का मतलब धीरे धीरे टूटती हुई जिंदगी थी। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक के लिए किसी जिंदगी यानी नरक से कम नहीं होने वाली थी। एक तंग अंधेरी कोठरी, सीलन भरी दीवारें, बदबू, अकेलापन और हर दिन अपमान व यातना। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें उस खामोशी से होती है जो उनके अपने देश की तरफ से की गई। दरअसल 1985 से 2001 यानी पूरे 16 साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की मियांवाली जेल की अंधेरी कोठरी में कैद रहे थे। हर दिन उनके लिए एक नई यातना लेकर आता था। टॉर्चर, अपमान, गहरी तन्हाई। लोहे की सलाखों के पीछे उनका शरीर धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि अब भी वो जिंदा थी। उन्होंने कई बार भारत सरकार को खत लिखे, रेड क्रॉस के जरिए संदेश भिजवाया। हर चिट्ठी में बस एक ही गुहार होती थी, मैंने अपना सब कुछ देश को दिया, मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन उन चिट्ठियों का कोई जवाब कभी वापस नहीं आया। असल वजह यह थी कि अगर भारत सरकार आधिकारिक रूप से ये मान लेती है कि रविंद्र कौशिक उसका जासूस था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा हो सकता था। दर्शकों, इसलिए सरकार ने चुप्पी साधी थी। इस चुप्पी के बीच रविंद्र कौशिक साल दर साल इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका देश उन्हें वापस बुलाएगा। लेकिन वो दिन कभी वापस नहीं आया। इन 16 सालों की कैद ने उनके शरीर को बुरी तरह से तोड़ दिया। लगातार टॉर्चर, खराब हालात की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होती चली गई, आंखों की रोशनी भी चली गई। फिर उनका हौसला लेकिन टूटा नहीं था।
जेल के अंदर उन्होंने कई कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया, उर्दू की शायरी लिखी और अपने भीतर के दर्द को शब्दों में ढालते रहे। उनकी एक शायरी बाद में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई। वतन ने हमें भुला दिया, दुश्मन ने सताया, फिर भी दिल में तिरंगा ही लहराया। दर्शकों, नवंबर 2001 तक आते आते रविंद्र कौशिक की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दिल की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ और कमज़ोर होता शरीर, सब कुछ उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा था। एक रात अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। उन्होंने जेल के गार्ड्स को आवाज़ लगाई, मदद मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर 23 नवंबर 2001 की उस खामोशी रात में पाकिस्तान की उसी अंधेरी जेल में भारत का ये बहादुर जासूस हमेशा के लिए खामोश हो गया। न कोई सलामी, न कोई तिरंगा, बस अपने ही देश से हजारों किलोमीटर दूर अकेले और गुमनामी में उनकी आंखें, उनकी आखिरी सांसें थम गईं। पाकिस्तान ने रविंद्र कौशिक के पार्थिव शरीर को मियांवाली के एक गुमनाम कब्रिस्तान में दफना दिया। न कोई अंतिम संस्कार हुआ, न तिरंगे की सलामी, न हुई किसी का कोई पता ही चला। दरअसल मिट्टी के नीचे भारत का एक ऐसा जासूस सो रहा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। लेकिन ये कहानी का दर्द यहीं खत्म नहीं होता है। भारत को रविंद्र कौशिक की मौत की खबर 3 साल बाद यानी 2004 में मिली थी। रेड क्रॉस के जरिए ये सूचना भारत तक पहुंची कि भारत का वो जासूस जो पाकिस्तान की जेल में कैद था 2001 में, वो दुनिया छोड़ चुका है। ये खबर खुफिया एजेंसी तक पहुंची तो कई अधिकारियों को यकीन ही नहीं हुआ। पुराने रिकॉर्ड और फाइलें खंगाली गई। तब सामने आया कि रविंद्र कौशिक वही एजेंट थे जिन्होंने करीब 7 साल तक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर भारत को बेहद अहम और खुफिया जानकारियां दी। उनकी दी हुई सूचनाओं से कई आतंकी हमले रोके गए, हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची और पाकिस्तान के कई सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों की जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंची। ये एक ऐसे जासूस की कहानी थी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ इंतजार, खामोशी। धीरे धीरे कुछ रिटायर्ड खुफिया अधिकारियों ने इस कहानी को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों को पता चला कि भारत के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने वाला वो जासूस कौन था। 2008 के बाद पहली बार उनकी कहानी सार्वजनिक रूप से चर्चा में आई। 2010 में बॉलीवुड की फिल्म एजेंट विनोद में उनकी कहानी प्रेरणा के लिए उतारी गई और बाद में द ब्लैक टाइगर के नाम से एक किताब भी लिख दी गई जिसमें उनके जीवन की कई अनसुनी बातें और कहानियां, उनके इतिहास सामने आया। लेकिन असली सम्मान उन्हें बहुत देर से मिला। उनकी मौत के कई साल बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनकी बहादुरी को स्वीकार किया और उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया। दर्शकों, आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती। देशभक्ति वो होती है जब कोई इंसान अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर देता है। रविंद्र कौशिक ने यही किया और आज भी पाकिस्तान की मियांवाली जेल के पास एक गुमनाम कब्र में सो रहा है। भारत का वो जासूस जिसे दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। नाम भले ही मिट्टी में दब गया हो, लेकिन इतिहास उसे कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, अगर आपको रॉ सीक्रेट की यह सच्ची और रोमांचक कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही अनसुने ऑपरेशंस और खुफिया कहानियों को देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप अगली बार किस जासूस और किस सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी सुनना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश के इन वीर सपूतों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखना न भूलें। जय हिंद।